हेलो गाइस, साइरस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज इंटर परीक्षा 2025 के लिए जो बिहार बोर्ड से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए हम इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और सेकंड चैप्टर है इतिहास का, जिसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के घटनाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षमेंद्र ने कौन सी रचना की? क्या मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, या बृहद कथा मंजरी, या कथा शरीत सागर? बताइए क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, यह बृहद कथा मंजरी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2 नंबर की, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका एक पुस्तक है या किसकी रचना है? क्या यह चाणक्य की है, या मेगास्थनीज, या हर्षवर्धन, या कालिदास? तो याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? लिच्छवी पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ सिखाया था। उस लिच्छवी के दोहित्र कहा जाता था किसे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इसका ऑप्शन देखिए। महासंधि विग्रहिका, महाश्रोपति, महापली महापिलुपति, या महाबलाधिकृत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है महापिलुपति, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी? इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि मीरा भी संत थी, अंडाल और क्राइकल भी संत थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या अशोक, या कनिष्क? तो याद रखिएगा कि धम्म यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी शुरुआत महान सम्राट अशोक ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, या मुसोलिनी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नेपोलियन। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या कुणाल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला, या उज्जैनी? इसका सही आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सी नंबर सही है, क्योंकि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य
किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध, जैन या सौधर्म या वैष्णव धर्म? चंद्रगुप्त मौर्य भगवान महावीर के संबंधित थे, इसलिए उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और जैन धर्म के से जुड़े थे भगवान महावीर। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति या बृहद्रथ? इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब डी है, बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? क्या कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष अध्यक्ष या पाने अध्यक्ष या लवणाध्यक्ष? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पाने अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? क्या विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कालिंग राज्य कहां स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? ये कलिंग राज्य कहां था? याद रखिएगा, ये उड़ीसा में था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? क्या केंद्रीय मंत्री, राजकीय कार्य संग्रह अधिकारी या मुख्य न्यायाधीश या अंतपुर का आरक्षक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों, राजकीय कार्य संग्रह अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में बराहदेय क्या था? पशुदान, धन दान, भूमि दान या कृषि दान? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये भूमि दान था। क्या था? भूमि दान। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसके अशोक के दादा जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक किस धर्म, व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानता था? याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म था इनका, अशोक का। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो गए कि अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए सिहल द्वीप भेजा। यह सिहल द्वीप श्रीलंका का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? ये अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त या उपाली या राधागुप्त या नागसेन? तो याद रखिएगा, उपगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजगिरी की नगर वधु का नाम था? माधवी, आबपल्ली या शिशरक्षिता या आलावती, शालवती?
ठीक है, मिस्टेक हो गया। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा शालवती। क्या होगा? शालवती आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? मेगास्थनी, चंद्रगुप्त या बिंदुसार या कौटिल्य? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा, ये कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था, इन्होंने ही लिखा है। ये अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कहां थी राजधानी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली या पाटलिपुत्र? बताइए कहां था? इसका सही आंसर होगा तोशाली। कहां थी? तोशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट कहां का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना? आर्यभट्ट, जिनका संबंध विक्रमशिला विश्वविद्यालय से है, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई किया था और पूरी दुनिया को यह भी बताया आर्यभट्ट ने कि सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, पृथ्वी गोल है, यह भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। और ये आर्यभट्ट अपना प्रयोगशाला बिहार की ही तेलंगाना में बनाया था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौह युगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, लौह युगीन नगर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, ओंगजाकोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? बताइए। इसका सही आंसर होगा ओंगजाकोई का अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या डिमेट्रियस? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था उसकी पुत्री के साथ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी किया था। तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस। और सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर बादशाह का सेनापति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? क्या 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए मेरे साथियों, 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या अशोक या कनिष्क? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बोलिए। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अभी इससे पहले हमने बताया था कि अशोक या बिंदुसार या मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य या सकंदगुप्त।
अभी हमने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का देखरेख करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख, ईरान अभिलेख, महरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, बताइए। तो याद रखिएगा ईरान अभिलेख, इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वार्ण्यभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? वार्ण्यभट्ट की रचना है कादम्बरी। कभी कभी पूछता है कि कादम्बरी के रचनाकार कौन है, तो लिखिएगा वार्ण्यभट्ट है। ठीक है, तो अभी शासन काल का वर्णन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य है या अशोक है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 32 नंबर प्रश्न का। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। क्या होगा इसका सही आंसर? हर्षवर्धन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 310 ईस्वी, समुद्रगुप्त 324 ईस्वी या चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 33 नंबर का, चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट या वराह मिहिर या कालिदास या विष्णु शर्मा? याद रखिएगा मेरे साथियों ये पंचतंत्र की रचना के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा विष्णु शर्मा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक के विद्यार्थी पढ़ा करते थे। अपने बिहार ही नहीं, देश नहीं, विदेश से भी बच्चे आके पढ़ा करते थे। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसे किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। यह बिहार का बहुत बड़ा गर्व था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो याद रखिएगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेज का काल? तो याद रखिएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न की अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 8 प्रकार के विवाह का जिक्र है। 8 प्रकार, बताइए 2, 4, 8 या 10? तो याद रखिएगा 8 प्रकार का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फहियान थे कि हैंसंग थे कि हर्ष थे या कुमारगुप्त थे? 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ये चीनी छात्र था जिसका नाम था हैंसंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए
दिखाया गया। क्या यह चंद्रगुप्त प्रथम है या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइएगा कि 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। देखिए, हम इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको ये प्रश्न करा रहे हैं। जब हम थ्योरी क्लास लेकर आएंगे तो उसमें आपको विस्तार रूप से समझाएंगे। आज यहीं तक हम करा के छोड़ दे रहे हैं। आगे 41 नंबर से हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। ये आपका भाग 1 रहेगा, सेकंड चैप्टर का भाग 1 रहेगा। आपका इस चैप्टर का भाग 2 वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा। अगर आप सभी विद्यार्थियों को, अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन ज़रूरतमंद बच्चों को सेंड कीजिए जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।